क्लैसियस ने किसी भी सिस्टम के साइक्लिक प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए एक फार्मूला दिया था, जिसको हम क्लैसियस इनइक्वालिटी फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूले की सहायता से हम किसी भी प्रोसेस को जो साइक्लिक हो वो रिवर्सिबल है या नहीं है, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें पता है कि जो इफिशियंसी होती है रिवर्सिबल इंजन की वो ग्रेटर होती है इरिवर्सिबल इंजन से। हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे रिवर्सिबल साइकिल इंजन और इरिवर्सिबल साइकिल इंजन, दोनों जो है वो T1 और T2 टेम्परेचर के बिटवीन में वर्क कर रहे हैं। तो कर्नाट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इफिशियंसी होगी रिवर्सिबल इंजन की वो ग्रेटर होगी इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन से। तो हम इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ईटा IRR और रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी को ईटा REV से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कर्नाट थ्योरम हम लिख लेंगे इसको इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन लेस देन इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन। अब इसके रिवर्सिबल वाले फार्मूले को यहाँ पे लिख लेंगे। इरिवर्सिबल के लिए हो जाएगा Q1 IRR माइनस Q2 IRR अपान Q1 IRR, जो कि लेस देन होगा Q1 REV माइनस Q2 REV अपान Q1 REV। या हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 माइनस Q2 इरिवर्सिबल अपान Q1 इरिवर्सिबल लेस देन 1 माइनस Q2 रिवर्सिबल अपान Q1 रिवर्सिबल। अब इस एक्सप्रेशन को हम कुछ इस प्रकार से रीअरेंज करेंगे Q2 इरिवर्सिबल अपान Q1 इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन T2 अपान T1 और Q2 रिवर्सिबल अपान Q1 रिवर्सिबल इक्वल टू होगा T2 अपान T1 के। अब यहाँ पे दो केस बन रहा है इरिवर्सिबिलिटी का और रिवर्सिबिलिटी का। तो यहाँ पे हम पहले रिवर्सिबल साइकिल प्रोसेस में देखेंगे। रिवर्सिबल साइकिल प्रोसेस में Q2 अपान T2 का रेशियो Q1 अपान T1 के बराबर होता है। तो जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमको 0 मिलेगा। Q2 रिवर्सिबल अपान T2 माइनस Q1 रिवर्सिबल अपान T1 इक्वल टू 0 मिलेगा, क्योंकि दोनों क्वांटिटी सेम है और सेम क्वांटिटी को आपस में डिफरेंट करते हैं तो वह 0 मिलता है। तो इस प्रकार जो एक्सप्रेशन होगा रिवर्सिबल साइकिल इंजन के लिए उसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल डेल Q अपान T इक्वल टू 0। यह रिवर्सिबल के केस में है। अब फिर हम इरिवर्सिबल का केस लेते हैं। इरिवर्सिबल केस में हमने चेंज इन एंट्रोपी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी यह रिलेशन निकाला था Q2 इरिवर्सिबल अपान T2 इज ग्रेटर देन Q1 इरिवर्सिबल अपान T1। तो जब इसको सबस्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे Q1 इरिवर्सिबल अपान T1 माइनस Q2 इरिवर्सिबल अपान T2, तो यह लेस देन 0 मिलेगा, क्योंकि Q2 इरिवर्सिबल अपान T2 ग्रेटर है Q1 इरिवर्सिबल अपान T1 से। तो जब छोटी क्वांटिटी में से किसी बड़ी क्वांटिटी को घटाते हैं तो हमको रिजल्ट जो होता है वो 0 से कम मिलता है, अर्थात नेगेटिव में मिलता है। तो इसलिए जो क्लोज इंटीग्रल होगा इरिवर्सिबल के केस में डेल Q अपान T वो लेस देन 0 होगा। इसको हम इक्वेशन 3 सपोज करेंगे और रिवर्सिबल प्रोसेस वाले को इक्वेशन 2 सपोज करेंगे। अब दोनों इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंबाइन करके हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल डेल Q अपान T लेस देन R इक्वल टू 0। और यही जो हमको एक्सप्रेशन मिल रहा है यह क्लैसियस इनइक्वालिटी के नाम से जाना जाता है। और इसकी सहायता से हम किसी भी साइक्लिक प्रोसेस को पता कर सकते हैं कि वह रिवर्सिबल है या नहीं है।
यदि हम क्लोज इंटीग्रल डेल क्यू अपॉन टी को निकालते हैं, यदि इक्वल टू 0 आ जाता है तो जो साइक्लिक प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल होगा, और यदि लेस देन 0 आता है तो जो साइक्लिक प्रोसेस होगा वो इरिवर्सिबल होगा। ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा, क्योंकि यह जो ग्रेटर देन 0 होगा वह सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को होल्ड नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। अब हम परफेक्ट गैस के एंट्रोपी को निकालने के लिए एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। हम यहाँ पे 1 ग्राम मोल परफेक्ट गैस का कंसीडर करेंगे जो ऑक्यूपाई किया है वॉल्यूम V को और प्रेशर P को और टेम्परेचर T को। हम यह सपोज करेंगे कि जो क्वांटिटी या फीट है वो dq है जो उस गैस को दी गई है, और इसलिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी है वह du प्लस dw में स्पेंड होगी। अब हम यह सपोज करेंगे कि जो Cv है वो स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dt जो है वो राइज टेम्परेचर है, dv जो है वो चेंज इन वॉल्यूम है। तो यह एक्सप्रेशन मिलेगा हमको, du के लिए मिलेगा Cv dt और dw के लिए P इंटू dv। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर जब हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था तब हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। अब इसके बाद जो हमारा dq का फार्मूला है उसमें हम du के जगह पे Cv dt और dw के जगह पे P इंटू dv रखेंगे, तो कुछ इस प्रकार से इंटरचेंज हो जाएगा, dq इक्वल टू Cv dt प्लस P dv। अब हम यह सपोज करेंगे कि जो S है वह एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रहा है पर ग्राम मोल ऑफ द गैस। तो चेंज इन एंट्रोपी जो होगी जब इसके थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट होंगे P1 V1 T1 टू P2 V2 T2, उसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा S इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T2 dq अपॉन T। अब यहाँ पे dq की वैल्यू हम रखेंगे तो डेल्टा S इक्वल टू मिलेगा हमको इंटीग्रल फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T2 Cv dt प्लस P dv अपॉन T। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे, डेल्टा S इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रल फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T2 Cv dt अपॉन T प्लस P dv अपॉन T। इसको हम इक्वेशन 1 सपोज करेंगे। हम इस चेंज इन एंट्रोपी को 3 प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में, टेम्परेचर एंड प्रेशर में और प्रेशर एंड वॉल्यूम में। तो हम बारी बारी से पहले हम टेम्परेचर और वॉल्यूम में इस चेंज इन एंट्रोपी को कैलकुलेट करेंगे। हमें जो इक्वेशन होता है परफेक्ट गैस का PV इक्वल टू RT ये हमें पता है, तो हम यहाँ से P अपॉन T की जगह पे R अपॉन लेंगे। जो हमारा इक्वेशन 1 में P अपॉन T है P dv अपॉन T, वहाँ पे P अपॉन T की जगह पे R अपॉन V लिखेंगे। तो हमारा इक्वेशन 1 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, डेल्टा S इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T2 Cv dt अपॉन T प्लस R dv अपॉन V। अब यहाँ पे हमने जो कंसीडर किया है कि हम टेम्परेचर और वॉल्यूम में इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जो थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट होंगे वो वेरी करेंगे फ्रॉम V1 T1 टू V2 T2। यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसलिए डेल्टा S जो होगा चेंज इन एंट्रोपी, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा Cv log बेस E T फ्रॉम T1 टू T2 प्लस R log बेस E V फ्रॉम V1 टू V2, और इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो हमको मिलेगा डेल्टा S इक्वल टू Cv log बेस E T2 अपॉन T1 प्लस R log बेस E V2 अपॉन V1, और यह चेंज इन
एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रहा है इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करके इतना लिखा गया है, डेल्टा एस इंटीग्रल सी वी इंटू डी टी अपान टी। डी टी अपान टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको लॉग टी मिलता है, लिमिट रख लेंगे T1 टू T2। और यहाँ पे डी वी अपान वी को जब इंटीग्रेट करेंगे, आर तो कांस्टेंट है और यहाँ पे सी वी भी कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे लॉग वी मिलेगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम फिर PV इक्वल टू RT वाले इक्वेशन की सहायता लेंगे। हम यहाँ पे PV इक्वल टू RT इक्वेशन के डिफरेंशियल फॉर्म को लेंगे, जो होता है PdV प्लस VdP इक्वल टू RdT। अब यहाँ से हम PdV की वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिलेगा RdT माइनस VdP। और यहाँ से PV इक्वल टू RT से हम V की वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिलेगा RT अपान P। अब इन दोनों को V की वैल्यू और PdV की वैल्यू को इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो जो इक्वेशन 1 है वो कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई हो जाएगा। डेल्टा S इक्वल टू होगा इंटीग्रल CV dt अपान टी प्लस इंटीग्रल R dt माइनस V dP अपान टी। यहाँ हमने अभी लिमिट नहीं रखा है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तब हम लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा S इक्वल टू इंटीग्रल CV dt अपान टी प्लस, यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेंगे तो R dt अपान टी माइनस V अपान टी dV मिलेगा। अब फिर PV इक्वल टू RT इक्वेशन से V अपान टी की जगह पे R अपान P रखेंगे तो डेल्टा S इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रल CV dt अपान टी प्लस R dt अपान टी माइनस R अपान P dP। अब यहाँ से हम CV और R में देख रहे हैं dt अपान टी कॉमन है तो इसको हम एक साथ लिख लेंगे। डेल्टा S इक्वल टू हो जाएगा CV प्लस R dt अपान टी माइनस R अपान P dP। अब हमें जो मेयर्स फार्मूला है उससे हम लिख सकते हैं CP माइनस CV इक्वल टू R, और यहाँ पे CV प्लस R के जगह पे हम CP लिख सकते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई हो जाएगा। डेल्टा S इक्वल टू इंटीग्रल CP dt अपान टी माइनस इंटीग्रल R अपान P dP। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा इक्वेशन है वो प्रेशर और टेम्परेचर में मॉडिफाई हो गया है। तब हम यहाँ पे लिमिट रख के इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा S इक्वल टू होगा इंटीग्रल फ्रॉम T1 P1 टू T2 P2 CP dt अपान टी माइनस R अपान P dP। और जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे dt अपान टी का इंटीग्रेशन होगा log t बेस e, और 1 अपान P का इंटीग्रेशन होगा log dP अपान P का इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा log P बेस e। R और CP जो है वो कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर हो जाएंगे। हमारा रिजल्ट आएगा डेल्टा S इक्वल टू CP log t बेस e फ्रॉम T1 टू T2 माइनस R log P बेस e फ्रॉम P1 टू P2। अब हम यहाँ पे लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो हमको मिलेगा डेल्टा S इक्वल टू CP log T2 अपान T1 बेस e माइनस R log P2 अपान P1 बेस e। और यही जो एक्सप्रेशन मिला है यह चेंज इन एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करेगा इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं चेंज इन एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। फिर हम यहाँ पे PV इक्वल टू RT वाले इक्वेशन की सहायता लेंगे। यहाँ पे हम T की वैल्यू निकालेंगे, PV अपान R होगा, और हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको dt इक्वल टू मिलेगा PdV प्लस VdP अपान R। अब जो T की वैल्यू है और जो dt की वैल्यू हमने निकाला है इन दोनों को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो डेल्टा S इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रल CV अपान टी
पी डी वी प्लस वी डी पी अपान आर प्लस पी डी वी अपान टी। अब फिर हम पी वी इक्वल टू आर टी वाले इक्वेशन से 1/t की जगह पे आर अपान पी वी लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा डेल्टा एस इक्वल टू सी वी डी वी अपान वी प्लस सी वी डी पी अपान पी प्लस आर डी वी अपान वी। अब हमें पता है कि जो सी पी माइनस सी वी होता है वो इक्वल टू आर होता है। तो यहाँ पे जब हम सी पी माइनस सी वी लिखेंगे तो जो सी वी है, सी वी और सी वी दोनों कैंसिल हो जाएगा। सी वी डी वी अपान वी माइनस सी वी डी वी अपान वी से कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा सी वी डी पी अपान पी प्लस सी पी डी वी अपान वी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा इक्वेशन है डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रल सी वी डी पी अपान पी प्लस सी पी डी वी अपान वी वह मॉडिफाई हो गया है इन वॉल्यूम और प्रेशर। तो अब हम यहाँ पे इंटीग्रल की लिमिट रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम पी वन वी वन टू पी टू वी टू सी वी डी पी अपान पी प्लस सी पी डी वी अपान वी। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी पी अपान पी का इंटीग्रेशन होगा लॉग पी बेस ई और डी वी अपान वी का जो इंटीग्रेशन लॉग वी बेस ई होगा। सी पी और सी वी तो कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रल के बाहर होंगे। और जब हम यहाँ पे लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो हमको डेल्टा एस इक्वल टू मिलेगा सी वी लॉग पी टू अपान पी वन बेस ई प्लस सी पी लॉग वी टू अपान वी वन बेस ई। और यही जो हमको तीन एक्सप्रेशन मिले हैं यही कैलकुलेशन होते हैं एंट्रोपी का, चेंज इन एंट्रोपी फॉर अ परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस के एंट्रोपी को हम इन्हीं तीनों इक्वेशन की सहायता से कैलकुलेट करते हैं। हमको जिनके टर्म में चाहिए उनके टर्म में इन तीनों के सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ प्रोसीड करते हैं। उससे पहले कुछ कंसेप्ट हैं उसको क्लियर कर लेते हैं। अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। सिंक का वह टेम्परेचर जिसपे जो रिवर्सिबल इंजन हो उसकी जो इफिशियंसी हो यूनिटी हो जाए या 100% हो जाए उसको हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। केल्विन में जो जीरो टेम्परेचर होता है, जीरो केल्विन, उसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर माना जाता है। और वहाँ से जीरो केल्विन से जो भी टेम्परेचर मापा जाता है उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो एफिशिएंसी की जो फार्मूला होता है उसको हम ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपान Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं या 1 माइनस T2 अपान T1 से। तो यदि सिंक जो हो उसका टेम्परेचर T2 इक्वल टू 0 हो जाता है तो जो इफिशियंसी होती है इंजन की ईटा इक्वल टू 1 होती है, या हम इसको परसेंटेज में देखें तो 100% होती है। तो यही इसमें कहा गया है कि सिंक का वह टेम्परेचर जिसपे जो इफिशियंसी होगी रिवर्सिबल इंजन की वो यूनिटी हो जाती है तो उसको हम एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। अब हम कोई भी इंजन ले लें उसकी जो इफिशियंसी होगी वो ग्रेटर देन 1 कभी भी नहीं होगी। यह इम्पॉसिबल है कि उसकी इफिशियंसी ग्रेटर देन 1 हो, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर होगा वो नेगेटिव में हो जाएगा। और जबकि जो हमारा एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर होता है उस पर 0 केल्विन से नीचे का टेम्परेचर नहीं पॉसिबल है। उस पर जो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है वो T इक्वल टू 0 होता है, जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मान लेते हैं। अब हम अनअटेंटेबिलिटी ऑफ जीरो केल्विन टेम्परेचर को समझने का प्रयास करेंगे। हमें पता है कि कोई भी इंजन हो उसकी इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती है या यूनिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब सिंक का टेम्परेचर 0 पे हो, यानी एब्सोल्यूट 0 पे हो।
जो कि एक्चुअल प्रैक्टिस में पॉसिबल नहीं है। यह जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है वो ना तो अवेलेबल है और ना ही इजीली अटेंडेबल है। तो इसलिए जो 100% इफिशियंसी होगी किसी भी इंजन की वह पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए जो एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर है वो अनअटेंडेबल है। तो इसी को हम कहते हैं अटेंडेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और इसका ग्रेट इम्पोर्टेंस है टू डिस्क्राइब करने के लिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम नर्स्ट थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं तो यह आवश्यक होता है कि हम चेंज इन एंट्रोपी को डिटरमाइन करें एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पे। नर्स्ट जब इसके बारे में स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने चेंज इन एंट्रोपी को 0 सपोज किया एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, और इसी एजम्पशन को नर्स्ट हीट थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। नर्स्ट एंड साइमन इस कंसेप्ट को प्रेजेंट किए एक लॉ में, जिसको हम कुछ इस प्रकार से कहते हैं द एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विथ एनी आइसोथर्मल रिवर्सिबल ऑफ कंडेंस्ड सिस्टम सॉलिड और लिक्विड अप्रोचेज जीरो एंड द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड टू एब्सोल्यूट जीरो। इसका सीधा अर्थ यही है कि कोई भी कंडेंस्ड सिस्टम लें, सॉलिड या लिक्विड का, किसी भी आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा वह रिड्यूस होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तब जो एंट्रोपी होगी, चेंज इन एंट्रोपी, वह अप्रोच करेगी जीरो को। इसी लॉ को हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, और इसका ग्रेट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है इन थर्मोडायनेमिक्स। और इसी से यह कंसेप्ट आया कि इट इज इम्पॉसिबल टू अटेंड द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इट कैन बी अटेंड ओनली एसिम्प्टोटिकली। यानी जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का जो कंसेप्ट है वह इम्पॉसिबल है। किसी भी इंजन के लिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को गेन करना यह इम्पॉसिबल है। इसको केवल हम यह कह सकते हैं कि हम इसको जबरदस्ती सपोज कर लेते हैं कि यह जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है। कुछ साइंटिस्ट ने इसको फंडामेंटल लॉ भी कहा, और इस थर्ड लॉ को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया। इट इज इम्पॉसिबल बाय एनी प्रोसेस नो मैटर हाउ आइडियलाइज्ड टू reduce any system to absolute zero of temperature in a finite number of steps. The third law is also known as the law of unattainability of absolute zero of temperature. यानी किसी भी प्रोसेस के थ्रू यह इम्पॉसिबल है किसी भी मैटर के द्वारा कि वह रिड्यूस किया जा सके सिस्टम एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, किसी भी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट में। और जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसको हम अनअटेंडेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लैसियस इनइक्वालिटी एंट्रोपी फॉर अ परफेक्ट गैस और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन किया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो में ज़रूर मुलाकात हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।